नमस्कार। घड़ी में रात के 9 बज चुके हैं और वक्त हो गया है आपके पसंदीदा बुलेटिन प्राइम टाइम 8-9 का, जहां मिलती है आपको प्रदेश की हर ताज़ा खबर। आप देख रहे हैं बीबीसी राजस्थान और मैं हूं आपके साथ हेमंत पाठक राही। चलिए शुरुआत करते हैं आज की सबसे अहम खबरों के साथ। डालते हैं एक नजर आज की सुर्खियों पर। बीकानेर पुलिस की कार्रवाई, इंदिरा कॉलोनी में संदिग्धों की जांच। पुलिस की 12 टीमों में 80 पुलिसकर्मी लगे जांच में। स्कूल बस की टक्कर से 4 साल के मासूम की मौत। उदयपुर के नामली में हुआ दर्दनाक हादसा। उदयपुर में अपहरण व मारपीट के मामले में 4 आरोपी गिरफ्तार। दीपावली पर हुए विवाद के बाद किया था युवक का अपहरण। उज्जैन में सिंहस्थ मेला 2028 की तैयारियों का निरीक्षण। रतलाम मंडल के रेल प्रबंधक पहुंचे उज्जैन। निर्माण एवं विकास कार्यों की गति तेज। रतलाम के माणक चौक पर पुलिस की बड़ी कार्रवाई। अवैध सट्टा कारोबार का भांडाफोड़, पिता पुत्र को पकड़ा। राज्यपाल बागड़े ने कहा, ज्ञान का उपयोग राष्ट्र निर्माण में करें। उदयपुर में सिंघानिया यूनिवर्सिटी का 12वां दीक्षांत समारोह संपन्न। श्री श्री रविशंकर जी का 3 दिवसीय राजस्थान प्रवास 14 से। हजारों युवाओं को उत्साह कार्यक्रम में करेंगे संबोधित। विज्ञान भैरव ध्यान का भी होगा आयोजन। उदयपुर में स्कूली बस हादसे में मासूम की मौत के बाद हंगामा। उदयपुर के झाड़ोल अस्पताल में जमा हुए राजपूत समाज और परिवार के लोग। उदयपुर में बारिश का दौर जारी, शहर कोहरे में समाया। सज्जनगढ़ पैलेस पर बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं पर्यटक। कांकरोली में डॉक्टर और सहयोगियों पर धोखाधड़ी का आरोप। 5 लाख में फर्जी पोस्टमार्टम रिपोर्ट बनाई, 75 लाख का दिया झांसा। रतलाम में पुलिस का गुंडा अभियान जारी, 26 आदतन अपराधियों पर कसी नकेल। तो ये थी आज की बड़ी सुर्खियां। अब बढ़ते हैं खबरों की पूरी रिपोर्ट की ओर विस्तार से। बीकानेर के शहरी इलाके में बढ़ रहे अपराधों के प्रति पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। एएसपी सौरभ तिवारी के निर्देशन में इंदिरा कॉलोनी में रहने वाले संदिग्ध और आपराधिक प्रवृत्ति के व्यक्तियों की जांच की जा रही है। इस कार्रवाई में 12 टीमों को लगाया गया है और जिसमें 12 सब इंस्पेक्टर और 70-80 पुलिस कर्मियों को शामिल किया गया है। एएसपी सौरभ तिवारी ने बताया कि मोहल्ले वाइज जांच की जा रही है और नशे की भी जांच की जा रही है। दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। कुछ संदिग्ध व्यक्तियों को डिटेन भी किया गया है, जिनसे पूछताछ की जा रही है। बीकानेर पुलिस की इस कार्रवाई से अपराधियों में हड़कंप मचा हुआ है। पुलिस अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए लगातार कार्रवाई कर रही है। एएसपी सौरभ तिवारी ने बताया कि आगे भी इस तरह की कार्रवाई जारी रहेगी। 12 टीमों को लेके इंदिरा कॉलोनी में लगातार सायंकालीन गश्त की जा रही है। इसमें जो इंदिरा कॉलोनी में रहने वाले संदिग्ध व्यक्ति हैं और जो एचएस प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं, उनमें उनको चेकिंग की जा रही है। इनमें से कुछ व्यक्तियों को डिटेन किया है और जो मोटरसाइकिल नियमानुसार नहीं है, एमवी एक्ट के प्रावधानों के तहत उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। इस पूरी कार्रवाई में 12 सब इंस्पेक्टर लगाए हमने और करीब 70-80 का जाब्ता है। और मैडम सीओ मैडम है अनुष्का जी, वो खुद इस मामले को देख रही है और लगातार इस तरह की कार्रवाई अलग अलग मोहल्ले वाइज हम बांटेंगे और मोहल्ले वाइज इस तरह की कार्रवाई करेंगे ताकि जो सायंकालीन गश्त के दौरान न्यूसेंस लड़के करते हैं उन पर लगाम लग सके और उनके खिलाफ ठोस कार्रवाई करेंगे। नशे के खिलाफ भी कुछ एक्शन हुआ है क्या? नहीं, नशे के खिलाफ अभी कार्रवाई चल रही है, घरों की सर्च ली जा रही है। अगर कुछ मिलेगा तो इस कार्रवाई के बाद ही बता पाना संभव हो पाएगा। उदयपुर जिले के झाड़ोल तहसील के नामली गांव में एक दिल दहला देने वाला हादसा सामने आया है। यहां स्कूल बस की टक्कर से 4 वर्षीय मासूम की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि बच्चा बस से उतरने के बाद नीचे गिर गया और बस के पिछले टायर के नीचे आ गया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। मृतक बच्चे की पहचान चित्रराज के रूप में हुई है, जो झाड़ोल स्थित राजस्थान पब्लिक स्कूल में पढ़ाई करता था। पुलिस के अनुसार सुबह स्कूल की छुट्टी के बाद बस बच्चों को घर छोड़ने के लिए निकली थी। जब चित्रराज बस से उतरा तभी ड्राइवर ने गाड़ी आगे बढ़ा दी, जिससे बच्चा बस के नीचे आ गया। हादसे के बाद मौके पर बड़ी संख्या में भीड़ जमा हो गई, जिन्होंने आक्रोश जताया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर बस ड्राइवर को डिटेन कर लिया है और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पुलिस ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल गांव में शोक की लहर दौड़ गई है और परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। आपको बता दें कि स्कूल के अंदर बच्चों को छोड़ने के लिए एक अटेंडर की भी आवश्यकता होती है।
ये अटेंडर हर जगह बच्चों को धीरे से उतार कर उनके घर तक पहुंचाने का काम करता है, लेकिन कई स्कूल अब भी इस तरह की लापरवाही करते हैं, जिससे बच्चा अकेला ही उतर जाता है और वो हादसे का शिकार हो जाता है। पीछे बैठे थे, हमको बिल्कुल पता नहीं है। आपको पता नहीं है? राजा इधर से गिरा, वो तुमने नहीं देखा? किसी ने तो देखा है, झूठ मत बोलो। मैं यहाँ पे उल्टी होके खड़ी थी, मैं वो लड़का हाँ, था ये उसको तो डांट रही लड़का थी था, मेरे को कि नहीं पता, मैं मैं सीट पीछे से बैठा था। तो मैं ये मुड़ी तो ना राजा मेरे को वहाँ पे दिखा था। कहाँ दिखा था? कहाँ पे आगे बैठा था? आगे बैठा? आगे नहीं बैठा था, वो वहाँ पे बैठा था। पीछे सीट पे बैठा था। कहाँ पे? यहाँ पे मैं बैठा? यहाँ पे नहीं, ध्यान रखना चाहिए। आप मेरी बात सुनो, आपने राजा को इधर देखा था? हाँ, वहाँ पे बैठा हुआ था। देखा था। देखा था ना? तो आप बड़े हो ना। वो जो लड़का बैठा था मेरे पास में, मैं उसको डांट रही थी। हमने उसको बिठा भी रखा था यहाँ पे वो यहाँ पे किसको बिठा के रखा? राजा को। वो यहाँ पे बैठा था, उसको हमने बोला कि सीट पे कूदना मत, वो कांच से लटक रहा था, हमने बोला बैठ जा। हाँ, फिर वो बैठ गया था, फिर उसके बाद का हमको कुछ भी नहीं पता। कोई बात नहीं, राजा मतलब था अपने गाड़ी में तो था ना राजा? गाड़ी में। उस्ताद जी आगे थे, उस्ताद जी को नहीं पता। उस्ताद जी को नहीं पता है, अपने ड्राइवर साहब को कोई बात पता नहीं है कि राजा थे या नहीं है। और इनको भी मैडम ने मना कर दिया, मैडम ने मना किया बराबर, आपको भी, इनको भी मैडम ने मना किया। इन्होंने पूछा राजा कहाँ था, तो आपको सुनाई दिया ही नहीं? नहीं, हमें सुना ही नहीं दिया। चलो हम बच्चे खेल रहे थे। हाँ हाँ ये लोग क्या करते हैं? कोई बात नहीं। नाम ले वाले भैया नहीं, इनको पूछा था इन्होंने। हाँ वो नाम ले वाले वहाँ पे भैया नहीं उतरते। हाँ हाँ, पूछा था। क्या बोला? मैं पूछा नहीं, फिर पूछता राजा आया नहीं आया। नहीं, दीदी आप क्या बोल रहे थे कि राजा इधर बैठा था बराबर? राजा इधर ही था, इन्होंने नहीं देखा। उस्ताद ने नहीं देखा राजा कहाँ बैठा था, इन्होंने नहीं देखा। उस्ताद जी को छोड़ो, हम किसी को भी नहीं पता था। हाँ, कि राजा अंदर है कि नहीं है। बाकी मैं और वो लड़का, हम तो कभी फाटे के पास खड़े रहते थे बच्चों का ध्यान रखने के लिए। पर आज जी हम चुक गए थे कि ठंड लग रही थी ना, तो इसलिए हम पीछे के बैठे थे, पीछे खड़े थे। हमको ये पता नहीं था। और राजा बार बार उधर झुक रहा था खिड़की की तरफ से, आपने देखा बराबर? बस कोई नीचे बैठा, उसके बाद हमको नहीं पता। मेरे बड़े भाई विक्रम सिंह के लड़के को आज क्या बोलूँ, मैं वो बोल नहीं पा रहा हूँ मैं, परंतु वो स्कूल राजस्थान बाल विद्या मंदिर वाले की लापरवाही से हमारे एक घर से एक सुराग चला गया है, क्या बोले हम। और एक लापरवाही इतनी है, न उनके साथ में न कनेक्टर है कोई, न उनके पास कोई मैडम थी, न कुछ नहीं है। 5-5, 4-4 साल के लड़के उनके बस में बैठे हुए हैं। इतनी लापरवाही राजस्थान बाल विद्या मंदिर की। और हम 3 घंटे से यहाँ खड़े हैं, अभी तक कोई आया है, न कोई जांच पड़ताल हो रही है। और बड़ी झाड़ोल तहसील हॉस्पिटल वालों की, इनके पास न लाइट की सुविधा है, न इन्वर्टर की सुविधा है। बच्चे को ऑक्सीजन गैस लगा है तो कहाँ से लगा है? सबकी लापरवाही से हमारा एक चुराग चला गया है। भैया जल्द से जल्द हमको प्रशासन से और सब की तरह से हमको ज्ञापन। उदयपुर में दीपावली पर पटाखे चलाने की बात पर हुए विवाद के बाद युवक का अपहरण और मारपीट के मामले में पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। हिरणमगरी पुलिस की टारगेट टीम ने कार्रवाई करते हुए आरोपियों को चित्तौड़गढ़ के जंगलों से पकड़ा। हिरणमगरी थानाधिकारी भरत योगी ने बताया कि स्थानीय जनप्रतिनिधियों और बंजारा समाज ने हिरणमगरी थाने पर अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के लिए ज्ञापन दिया था। इसके बाद पुलिस ने विशेष टीम टारगेट को सक्रिय किया और आरोपियों की तलाश शुरू की। पुलिस टीम ने खेरवाड़ा, डूंगरपुर, चित्तौड़गढ़ सहित अन्य जगहों पर दबिश दी। आरोपी फरारी के दौरान कच्चे रास्तों से होते हुए जंगलों में रह रहे थे और ठिकाना भी बदल रहे थे। पुलिस ने तकनीकी सहायता से चित्तौड़गढ़ के जंगलों में आरोपियों तक पहुंचकर गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के दौरान पुलिस के डर से भागने के दौरान बाइक से फिसलने से एक आरोपी का घुटना भी टूट गया है। पुलिस ने अपहरण में उपयोग की गई स्कॉर्पियो कार भी जब्त कर ली है। पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है और आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। पश्चिम रेलवे रतलाम मंडल द्वारा सिंहस्थ मेला 2028 की तैयारियों को लेकर विकास कार्यों का निरीक्षण किया गया। मंडल रेल प्रबंधक अश्विनी कुमार ने मंगलवार को उज्जैन रेल क्षेत्र के विभिन्न रेलवे स्टेशनों और प्रोजेक्ट साइट्स का दौरा कर चल रहे कार्यों की समीक्षा की। निरीक्षण में उज्जैन, पवासा, मोहनपुरा, विक्रमनगर, चिंतामन गणेश, शिप्रा ब्रिज और नई खेड़ी स्टेशन पर निर्माणाधीन रेलवे सुविधाओं की प्रगति देखी गई। डीआरएम ने संबंधित अधिकारियों को कार्यों की समय सीमा का कड़ाई से पालन करने और गुणवत्ता में किसी तरह की लापरवाही न बरतने के निर्देश दिए। इस दौरान राज्य शासन की ओर से सिंहस्थ मेला अधिकारी एवं उज्जैन संभाग के कमिश्नर आशीष सिंह, कलेक्टर रोशन कुमार सिंह, एडीजीपी उमेश जोगा, पुलिस अधीक्षक प्रदीप शर्मा सहित अन्य प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद रहे।
रेलवे और प्रशासन ने संयुक्त रूप से विभिन्न स्थलों का दौरा कर तैयारियों की समीक्षा की। बैठक में सिंहस्थ मेले के दौरान विशेष ट्रेनों का संचालन, यात्रियों की भीड़ प्रबंधन योजना, स्टेशन सुविधाओं का विस्तार, अस्थायी प्लेटफॉर्म और शेड निर्माण, सुरक्षा एवं ट्रैफिक नियंत्रण व्यवस्था जैसे महत्वपूर्ण बिंदुओं पर मंथन किया गया। रेलवे की ओर से मेला अधिकारी कुंजीलाल मीणा, वरिष्ठ मंडल अभियंता समन्वयक पीयूष पांडे, वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक हिनावी केवल रमानी सहित मंडल के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। रेलवे प्रशासन ने आश्वस्त किया कि सिंहस्थ मेला 2028 के लिए निर्धारित सभी निर्माण एवं विकास कार्य समय से पहले पूरे कर लिए जाएंगे, ताकि देश विदेश से आने वाले लाखों श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधा और सुरक्षित यात्रा का अनुभव मिल सके। सिंहस्थ की तैयारियां हैं और आने वाले समय में क्या स्टेशन बढ़ाए जाएंगे या ट्रेनों की रोकने की कोई व्यवस्था? देखिए, 2028 में जो उज्जैन में सिंहस्थ मेला होना है वो बहुत महत्वपूर्ण इवेंट रहेगा हमारे लिए। जैसा आप जानते हैं कि प्रयागराज में भी इस बार कुंभ में बहुत भारी मात्रा में लगभग 40-50 करोड़ लोग पहुँचे, तो हम उम्मीद कर रहे हैं कि इस बार उज्जैन में भी 25-30 करोड़ लोगों का लगभग आगमन होगा, तीर्थयात्रियों का आगमन होगा। और उसके मद्देनज़र हमारी पूरी तरह से तैयारी चल रही है अभी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की, और उसके लिए पहले हमने पूरी ऑपरेशंस की भी प्लानिंग की है। और हमारी कोशिश रहेगी कि हम लगभग 125-150 स्पेशल ट्रेन्स चला पाएँ डेली उस समय मेले के टाइम पर। और न केवल उज्जैन में हमारे कार्य चल रहे हैं, उज्जैन में हम यार्ड का रीडेवलपमेंट चल रहा है जिसमें हम नई लाइनें डाल रहे हैं। उज्जैन के आसपास के स्टेशंस को भी हम सैटेलाइट स्टेशंस को डेवलप कर रहे हैं, जिसमें पिंगलेश्वर, चिंतामन गणेश, विक्रमनगर, नई खेड़ी, इन सभी स्टेशंस पर हम काफ़ी तेज़ी से कार्य हो रहा है। और ये काफ़ी बड़े प्रोजेक्ट्स हैं और हमको पूरी उम्मीद है कि इससे सिंहस्थ मेले से काफ़ी पहले ही हम अपनी कैपेसिटी को काफ़ी बढ़ा लेंगे और यात्री सुविधाओं को काफ़ी चुस्त दुरुस्त। रतलाम शहर की माणक चौक पुलिस ने अवैध सट्टा कारोबार के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। कार्रवाई चमरिया नाकात क्षेत्र में की गई। आरोपी विकास पिता श्यामलाल हांडा उम्र 40 वर्ष एवं श्यामलाल पिता सोनीलाल उम्र 62 वर्ष दोनों निवासी सरस्वती नगर चमरिया नाका रतलाम के हैं और दोनों ही रिश्तेदार में पिता पुत्र होते हैं, जो समय नाका क्षेत्र में एक साइकिल की पंचर की दुकान पर बैठकर मोबाइल से सट्टा लगा रहे थे। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से करीब 70,000 रुपये नकद, सट्टा पर्चियां और 2 मोबाइल फोन बरामद कर लिए। दोनों के खिलाफ जुआ अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। माणक चौक पुलिस की टीम मामले की जांच में जुटी हुई है। उदयपुर के भटेवर में स्थित सर पद्मपद सिंघानिया विश्वविद्यालय के 12वें दीक्षांत समारोह में राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि दीक्षांत समारोह शिक्षा का अंत नहीं अपितु अर्जित ज्ञान के व्यावहारिक उपयोग का शुभारंभ है। उन्होंने युवाओं से आह्वान किया कि वे अपने ज्ञान का उपयोग राष्ट्र निर्माण में करें। राज्यपाल बागड़े ने युवाओं को समय प्रबंधन का महत्व भी समझाया और कहा कि समय किसी दुकान पर नहीं मिलता, इसलिए उसका प्रबंधन करना सीखें। उन्होंने भारतीय दर्शन के अनुसार उम्र के पहले 25 वर्ष अध्ययन करते हुए समय को योग और समर्पित नागरिक बनने के लिए उपयोग करने का सुझाव दिया। राज्यपाल बागड़े ने अन्न की बर्बादी रोकने की नसीहत देते हुए कहा कि हर कार्य में नियोजन का बड़ा महत्व है। उन्होंने कहा कि यदि हम कितना खा पाएंगे इसका अंदाज़ा लगाए बिना थाली भर लें और बाद में यह भोजन व्यर्थ हो जाए तो यह ठीक नहीं है। राज्यपाल बागड़े ने कहा कि वर्ष 2047 तक आज़ादी की 100वीं वर्षगांठ पर देश को विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा में संकल्प करना चाहिए। इसमें युवाओं की बड़ी भूमिका है और उन्होंने कहा कि इस संकल्प को साकार करने में योगदान का आह्वान भी किया। दीक्षांत समारोह में राज्यपाल बागड़े की उपस्थिति में विश्वविद्यालय के 331 विद्यार्थियों को उपाधि प्रदान की गई। वहीं 3 विशिष्ट अतिथियों को डॉक्टरेट की मानद उपाधि से भी सम्मानित किया गया। आध्यात्मिक गुरु और आर्ट ऑफ लिविंग के संस्थापक श्री श्री रविशंकर जी 3 दिवसीय प्रवास पर राजस्थान आ रहे हैं। इस दौरान वे अनेक महत्वपूर्ण कार्यक्रमों में भाग लेंगे, जिसमें युवाओं से संवाद, विशेष ध्यान सत्र और भव्य सत्संग में शामिल होंगे। करीब 8 साल बाद गुरुदेव के राजस्थान आगमन को लेकर साधकों में जबरदस्त उत्साह है। राज्य भर में उनके स्वागत की तैयारियां जोरों पर हैं। केवल राजस्थान ही नहीं बल्कि देश भर से हजारों साधक उनके दर्शन और आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए पहुंचने की संभावना में है।
गुरुदेव के आगामी प्रवास की तैयारियों के तहत आर्ट ऑफ लिविंग के वरिष्ठ शिक्षक महेश शर्मा, राजस्थान एसटीसी जितेंद्र सारस्वत और कीर्ति दीदी ने बांसवाड़ा का दौरा किया। यहाँ साईं कृपा वाटिका में आयोजित दीपावली स्नेह मिलन समारोह के दौरान एक दिव्य सत्संग का आयोजन भी किया गया, जिसमें उपस्थित लोगों से आगामी कार्यक्रम में अधिकाधिक संख्या में भाग लेने का आह्वान किया गया। इस मौके पर एपेक्स मेंबर नैनेश नागर, डीटीसी विनीता जोशी, डॉक्टर विनोद यादव, नितिन याग्निक, यशोदा दीदी, नरेश जोशी, लोकेंद्र जोशी, योजना नागर, कैलाश मुंदड़ा, दीपिका जोशी, प्रीतेश अधिकारी, पूजा अधिकारी, सुभाष मेहता सभी ने स्वागत किया। आर्ट ऑफ लिविंग के वरिष्ठ शिक्षक महेश शर्मा ने बताया कि 14 नवंबर की दोपहर में गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी का जयपुर में आगमन होगा और विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होंगे। शाम को सवाई मानसिंह स्टेडियम जयपुर में उत्साह कार्यक्रम में कोचिंग सेंटरों, स्कूलों और कॉलेजों के 40 से 50 हज़ार युवाओं को संबोधित करेंगे। इसके साथ ही भव्य सत्संग और ध्यान भी कराया जाएगा। 15 नवंबर को 2 सत्रों में विज्ञान भैरव विशेष ध्यान सत्र का आयोजन होगा, जिसमें भगवान शिव और मां पार्वती के संवाद पर आधारित 112 सूत्रों का अभ्यास कराया जाएगा। इसी दिन शाम को चंदन वन में आर्ट ऑफ लिविंग टीचर्स और वॉलेंटियर्स के साथ विशेष संवाद का सत्र भी आयोजित होगा। आध्यात्मिक गुरु श्री श्री रविशंकर जी 16 नवंबर को सूरतगढ़ से होते हुए हनुमानगढ़ पहुंचेंगे और इसके बाद देर शाम वह हनुमानगढ़ से बेंगलुरु के लिए प्रस्थान करेंगे। आर्ट ऑफ लिविंग परिवार और साधकों में गुरुदेव के आगमन को लेकर अपार उत्साह है। आयोजन समितियां पूरे जोश में तैयारियों में जुट गई हैं। वहीं वरिष्ठ शिक्षकों ने सभी साधकों और श्रद्धालुओं से अपील की है कि वे इस दिव्य कार्यक्रम में सम्मिलित होकर गुरुदेव के आशीर्वाद और ध्यान साधना का लाभ अवश्य लें। जोर शोर से तैयारियां चल रही विज्ञान भैरव की एकदम युद्ध स्तर पे, और गुरुदेव का आगमन राजस्थान में एक आशीर्वाद है। तो वो जो भी करवा रहे हैं और वो स्वयं करवा रहे हैं, तो हम सबको उसमें जरूर चलना चाहिए, है ना। पूरी एक एक सूत्र आपको ध्यान में ले जाता है। ऐसे हम ध्यान में 20 मिनट बैठते हैं, कोई बोलता है, निर्देशित ध्यान सीखते हैं, करते हैं, लेकिन विज्ञान भैरव में ऐसा बोलते हैं एक सूत्र से पार्वती माँ ध्यान में चली जाती थी, फिर वो बाहर आती, फिर पूछती, फिर वो भगवान एक और सूत्र देते। तो एक एक सूत्र से आदमी ध्यान में चला जाता है। तो ये तो है ही है, लेकिन गुरुदेव की आभा मंडल में आना अपने आप में एक आशीर्वाद है, उनके समक्ष आना आशीर्वाद है। तो हम सबको ज़रूर चलना चाहिए विज्ञान भैरव के लिए जयपुर में, जहाँ जोर शोर से तैयारियां हो रही है और सबको पूरा दिन गुरुदेव के साथ मिलेगा। इससे सुंदर क्या हो सकता है। भैरव जयपुर में 15 नवंबर को पूज्य गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी द्वारा किया जा रहा है, और ये न केवल राजस्थान के बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित किया जा रहा है। 2 सत्र के अंदर इसका आयोजन होगा, मॉर्निंग और आफ्टरनून। विज्ञान भैरव के बारे में थोड़ा सा ये बताना चाहूँगा कि भगवान शिव को पार्वती जी ने कुछ कलाओं के बारे में पूछा था कि भगवान आप हमेशा समाधि कैसे हो जाते हैं, इसकी मुझे आप बताएं टेक्निक्स। तो भगवान शिव ने उनको जो 112 तरह की जो कलाएं हैं, जो सिद्धियां हैं, उसके बारे में बताया। उसी को विज्ञान भैरव कहते हैं। तो गुरुदेव इस विज्ञान भैरव में उन्हीं में से कुछ सिद्धियां ध्यान के माध्यम से, ज्ञान के माध्यम से और गान के माध्यम से बताई। तो सबसे पहली बात है, परम पूज्य गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी का राजस्थान आगमन हो रहा है पिछले 8 वर्षों के बाद, और गुरुदेव 14 नवंबर को सुबह 11 बजे पहुंचेंगे जयपुर, और जयपुर पहुंच करके सीधे हम लोग जयपुर आश्रम, जो आर्ट ऑफ लिविंग का आश्रम है, वहाँ पहुँचेंगे। वहाँ से फिर शाम के टाइम 4 बजे के आसपास SMS स्टेडियम में युवाओं को गुरुदेव एड्रेस करेंगे। 50-60 हज़ार युवा होंगे, जो स्कूल, कॉलेज और संस्थाओं से, कोचिंग क्लासेस से सब बच्चे आएंगे, और उसमें गुरुदेव युवाओं को संबोधित करेंगे और प्लस संगीत का कार्यक्रम रहेगा। और फिर वहाँ से फिर से आश्रम आके उनका विश्राम होगा। फिर सुबह के समय में ब्रेकफास्ट करके और उसके बाद फिर वो गुरुदेव आएंगे विज्ञान भैरव JECC में, वहाँ उनका ध्यान का जो सेशन है वो कराएंगे। वो 12:30 तक चलेगा। वहाँ से फिर लंच के लिए फिर आश्रम आएंगे। उसके बाद फिर वो विज्ञान भैरव के कार्यक्रम में आएंगे। फिर वो आश्रम आकर के शाम के समय में
टीचर्स वॉलेंटियर्स एक मीट है, उसके लिए चंदनवन होंगे और उसके बाद फिर विश्राम करेंगे। 16 तारीख की सुबह को प्रसाद लेकर के ब्रेकफास्ट करके फिर वो सूरतगढ़ के लिए बाय एयर रवाना होंगे फ़्लाइट से, और वहाँ से श्री गंगानगर जाएंगे। श्री गंगानगर में वहाँ लंच करके शाम के टाइम 4 से 7 वहाँ सत्संग है जो ओपन फॉर ऑल है, वो कार्यक्रम होगा और वहाँ से फिर वो बेंगलोर चले जाएंगे। ये कार्यक्रम रहेगा परम पूज्य गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी का। राजस्थान के लिए कितना महत्वपूर्ण प्रोग्राम है? ये महत्वपूर्ण इतना है कि सबसे पहली बात है कि आज गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी जो है 184 देशों में उनका परिवार है और बहुत मुश्किल से उनका समय मिल पाता है। आज उनके सानिध्य में आकर के करोड़ों लोगों ने अपने जीवन से दुख को दूर किया है, तनाव से मुक्त हुए हैं, प्रसन्नता बढ़ाई है, स्वास्थ्य बढ़ा है, आपस में अपने संबंधों में मधुरता लाए हैं, व्यापारिक क्षेत्र में आगे बढ़े हैं। आज ऐसे संत जब आ रहे हैं तो पूरे सिर्फ राजस्थान ही नहीं, सभी जगह पर इनके जो स्पंदन उठेंगे, जो मुस्कुराहट के, खुशी के, जो ध्यान के जो वाइब्रेशंस है, वो सबके जीवन में सुख और समृद्धि लाएंगे। ऐसा अनुभव रहता है कि एक व्यक्ति ध्यान करता है तो उसका असर कई किलोमीटर तक जाता है। इस तरह हज़ारों लोग जब ध्यान करेंगे तो उसका असर कितना बड़ा विस्फोट करता है सकारात्मक रूप से। उदयपुर जिले के झाड़ोल तहसील के नामली गांव में एक दर्दनाक हादसा सामने आया था, जहां स्कूल बस के नीचे आने से 4 वर्षीय मासूम छात्र की मौत हो गई थी। इस घटना के बाद भारी विरोध देखने को मिल रहा है। मृतक छात्र के परिवारजन और राजपूत समाज के लोगों ने झाड़ोल के हॉस्पिटल में इकट्ठा होकर अपना गुस्सा जाहिर किया। करणी सेना के पदाधिकारी भी इस दौरान मौजूद रहे। प्रदर्शनकारियों ने राजस्थान पब्लिक स्कूल झाड़ोल पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए विरोध प्रदर्शन किया। उनका आरोप है कि स्कूल प्रशासन के लापरवाही के कारण यह हादसा हुआ है। पुलिस प्रशासन ने एहतियात के तौर पर 2 थानों की अतिरिक्त पुलिस फोर्स को मौके पर बुलाया और मामले को शांत कराने का प्रयास किया। दोनों पक्षों के लोगों से बातचीत के बाद प्राथमिक रूप से आर्थिक सहायता और निजी स्कूल में नौकरी देने की सहमति बनी है। हादसा उस वक्त हुआ था जब छात्र बस से उतर रहा था और चालक ने बस चलाने से पहले ही नहीं देखा कि छात्र बस के टायर के नीचे आ गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और इस मामले में गहनता से जांच की जा रही है। वहीं स्कूल के लापरवाही को लेकर के भी जांच की जा रही है कि बस में कोई अटेंडर था या नहीं। जैसा कि आप सबको पता है कि कल जो घटना झाड़ोल क्षेत्र में एक नन्हे मुन्ने बच्चे को विद्यालय के स्टाफ के लापरवाही की वजह से जिस तरह से बच्चा गाड़ी के नीचे आ गया और उसकी दुर्घटना हो गई, उसको लेकर हम सब यहाँ झाड़ोल हॉस्पिटल में एकत्रित हुए हैं और हमारी जो मांग है आज प्रशासन से और उस विद्यालय से कि परिवार के जो सदस्य हैं उनको 50 लाख रुपए और साथ ही एक सरकारी नौकरी और जो संस्था है वो अपने विद्यालय में एक उस परिवार के सदस्य को भी नौकरी दे और साथ ही इन लोगों के ऊपर कार्रवाई हो। हमारी ये मांग है। मैं श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना से जिला अध्यक्ष हूँ और कल जो खबरें चलाई गई वो कहीं न कहीं एक क्षेत्र में भ्रम फैलाने वाला था, सरासर झूठी खबरें चलाई गई और मेरे सुनने में आ रहा है कि विद्यालय के जो लोग हैं उन्होंने हमारे लोगों को डराया धमकाया। मैं कहना चाहता हूँ उन प्रशासन जो अधिकारी हैं इनके विद्यालय के, वो कान खोल के सुन ले कि करणी सेना के लोगों को, ये सर्व समाज के लोगों को डराना बंद कर दे, नहीं तो जूते इतने पड़ेंगे जिसकी गिनती कोई और करेगा। हम लोग डरने वाले में से नहीं है। हमारी मांगे अगर सरकार और प्रशासन और विद्यालय परिसर के लोग मानेंगे तो ठीक है, नहीं तो हम लोग आने वाले 3 घंटे बाद हम हमारा रुख लेंगे और हम आगे जो कार्रवाई करेंगे उसकी जिम्मेदारी सरकार और प्रशासन की रहेगी। फिर विद्यालय परिसर अपनी बात को समझ ले, सोच ले। अभी 3 घंटे का समय, 3 घंटे में हमारी मांगे पूरी करें, अन्यथा हम लोग ये फिर जो जनता खड़ी है वो आगे क्या निर्णय लेती है फिर उसके जिम्मेदार हम नहीं रहेंगे, शासन और प्रशासन रहेगा। मैं इसी कड़ी के साथ कहना। उदयपुर में रविवार रात से शुरू हुआ बारिश का दौर बुधवार सुबह तक जारी रहा। बुधवार सुबह बारिश तो थमी, लेकिन शहर कोहरे की आगोश में समा गया। सज्जनगढ़ पैलेस, जिसे मानसून पैलेस भी कहते हैं, पर बड़ी संख्या में पर्यटक पहुंचने लगे। कोहरे के कारण सज्जनगढ़ पैलेस पर विजिबिलिटी महज 20 मीटर तक रह गई थी। यहां आने वाले हर एक पर्यटक ने कहा कि सोचा नहीं था उदयपुर इतना सुंदर होगा। उदयपुर में अभी सबसे ज़्यादा गुजरात और महाराष्ट्र के टूरिस्ट आए हुए हैं। उदयपुर में रविवार रात से ही बारिश का दौर चल रहा था, जिससे उदय सागर और फतेह सागर झील के गेट खोलने पड़े। नज़ारा देखने के लिए पर्यटक बड़ी संख्या में आ रहे हैं। सज्जनगढ़ पैलेस पर पर्यटकों की भीड़ उमड़ पड़ी है। कोहरे के बावजूद पर्यटकों का उत्साह कम नहीं हुआ है। सभी उदयपुर की प्राकृतिक सुंदरता का आनंद ले रहे हैं। कहाँ से आए हैं सर और कैसा लग रहा है उदयपुर का नज़ारा? हम पुणे से आए हैं और उदयपुर बहुत ही सुंदर जगह है।
और यहाँ पे इतना ब्यूटिफिकेशन है कि हमारा मन लग गया है यहाँ पे उदयपुर में। कितने दिन हो गए और कौन कौन अपने घर परिवार के साथ या फिर फ्रेंड्स? हम परिवार के साथ आए हैं हमारे। कितने दिन का प्लान है उदयपुर? हमारा अभी और 2 दिन का प्लान है। अभी हम जयपुर निकलेंगे। कैसा लग रहा है सज्जनगढ़ पैलेस देख के? बढ़िया होगी पूरी कार्रवाई जी। भैया एक बाइट, कहाँ से आए हैं आप? गुजरात से। गुजरात से। कैसा लग रहा है उदयपुर का ये कोहरा पूरा सज्जनगढ़ पैलेस से? एकदम बढ़िया है। अभी मतलब पूरा एक अलग वाइब दे रहा है। कौन कौन आए हैं? कितने दिन का ट्रिप है? फैमिली के साथ आए और अभी तो और 4 दिन का है पूरा ट्रिप उदयपुर कवर करने का। ठीक। कैसा लग रहा है उदयपुर का मौसम? ये छोड़ दीजिए। बहुत अच्छा लग रहा है और हम उदयपुर से ही है। अच्छा, उदयपुर से ही है तो फिर तो आपने देखा होगा पहले भी है। हाँ जी जी जी। अच्छा, क्या कहेंगे उदयपुर को? आप यहीं रहते हैं तो किस तरह से अपनी भावनाएं व्यक्त करेंगे उदयपुर के लिए? झीलों की नगरी है सब। झीलों की नगरी है और मेरे को नहीं लगता है इससे प्यारा कुछ और शहर होगा। मतलब इतना सुकून है यहाँ पे, इतनी शांति है, बहुत अच्छा लगता है। आप क्या कहेंगे? बस हम तो यहीं के रहने वाले हैं, पिछले 25-30 सालों से यहाँ रह रहे हैं, तो यहाँ की संस्कृति में और उसमें क्या हम रचे बसे हुए हैं और जब भी मौसम अच्छा हो तो हम तो घूमने निकल जाते हैं उधर। राजसमंद के काकरोली थाना क्षेत्र में एक सरकारी चिकित्सालय के डॉक्टर और 2 अन्य लोगों पर फर्जीवाड़े और धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। तिलक नगर निवासी रत्नेश कुमार प्रजापत ने रिपोर्ट दर्ज कराई है कि डॉक्टर सुनील निठारवाल, विजय कुमार दादिच और सुरेश चंद्र छिपा ने आपसी मिलीभगत से उनके साथ 5 लाख रुपए की ठगी की है। परिवादी के अनुसार डॉक्टर निठारवाल उनके घर पर किराएदार के रूप में करीब 8 माह तक रहे थे। पिता के देहांत के बाद डॉक्टर ने 75 लाख रुपए का बीमा क्लेम दिलाने का भरोसा दिलाया और आवश्यक कागजात व फर्जी पोस्टमार्टम रिपोर्ट तैयार कराने के नाम पर 5 लाख रुपए की मांग की। विश्वास में आकर परिवादी ने 17 जून 2025 को 5 लाख रुपए विजय कुमार दादिज के कहने पर सुरेश चंद्र छिपा को दे दिए। पुलिस जांच में पता चला कि 5 लाख रुपए में फर्जी पोस्टमार्टम रिपोर्ट तैयार करवाई गई थी। इस रिपोर्ट के आधार पर 75 लाख रुपए से अधिक का क्लेम हासिल करने की योजना बनाई गई थी। डॉक्टर और कंपाउंडर की मिलीभगत से यह पूरा षड्यंत्र रचा गया। अस्पताल प्रशासन ने बताया कि संबंधित रिपोर्ट के अस्पताल से चोरी हुई थी और इस मामले में आंतरिक जांच भी की जा रही है। काकरोली थाना पुलिस ने परिवादी के बयान और साक्ष्यों के आधार पर डॉक्टर सुनील निठारवाल, विजय कुमार दादिच और सुरेश चंद्र छिपा के खिलाफ धोखाधड़ी का आपराधिक षड्यंत्र के आरोपों में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। साथ ही इसकी रिपोर्ट उच्च अधिकारियों को भेजी गई है। पुलिस का कहना है कि आरोपियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी और पीड़ित को न्याय दिलाया जाएगा। रतलाम शहर में कानून व्यवस्था बनाए रखने और अपराध पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से रतलाम जिला पुलिस अधीक्षक द्वारा गुंडा अभियान चलाया जा रहा है। इस विशेष अभियान के तहत पुलिस द्वारा शहर और ग्रामीण क्षेत्रों में सक्रिय आदतन अपराधियों की धरपकड़ की जा रही है। पुलिस अधीक्षक रतलाम अमित कुमार के निर्देश पर थाना प्रभारियों को अपने अपने थाना क्षेत्रों में ऐसे व्यक्तियों की पहचान कर कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं जो लंबे समय से आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त हैं। अभियान के तहत अब तक रतलाम शहर के चारों थाना क्षेत्रों में कई आदतन अपराधियों को हिरासत में लेकर एसडीएम न्यायालय में पेश किया गया है, जहां उनके विरुद्ध प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की गई है। पुलिस द्वारा इन अपराधियों के विरुद्ध निगरानी बढ़ाई जा रही है ताकि वे पुनः किसी आपराधिक गतिविधि में शामिल न हो सके। पुलिस का कहना है कि यह कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। जिले में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए अपराधियों पर सख्त नजर रखी जाएगी और किसी को भी कानून से ऊपर नहीं माना जाएगा। परेड की है, अभी आरोपी का जुलूस भी निकला है। ये शहर की कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए लगातार रतलाम शहर पुलिस जो है कार्यरत है। इसमें जनता के बीच में हमेशा रतलाम पुलिस अपनी सजगता का परिचय देती रहती है। किसी भी तरह का अपराधी तत्व के को ये मैसेज दिया जा रहा है सख्त तरीके से कि किसी भी तरह से रतलाम शहर में गुंडाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जो है सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी उन लोगों पे जो आदतन अपराधी हैं और लगातार जो गुंडा तत्व हैं उनके विरुद्ध जो है वो लगातार पुलिस के द्वारा कार्रवाई जारी रहेगी। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। राज्य की हर छोटी बड़ी हलचल को जानने के लिए जुड़िए हमारे साथ हर रात 9 बजे BBC राजस्थान प्राइम टाइम 8-9 पर। अगर आप भी अपने क्षेत्र, संस्था, समाज या संगठन की खबरें हमारे साथ साझा करना चाहते हैं तो हमसे संपर्क करें 9414102499 पर। और राजस्थान की हर ताज़ा जानकारी के लिए
फॉलो करें और सब्सक्राइब करें हमारे इंस्टाग्राम व यूट्यूब चैनल BBC राजस्थान को। नमस्कार।